जय हिंद। आज हम बात करेंगे कोशिका के कुछ अन्य भागों के बारे में, क्योंकि हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें कोशिका के बारे में बताया था कि कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की और जीवित कोशिका की खोज किसने की, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और मानव की सबसे बड़ी और सबसे छोटी का कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था। और इसके अलावा हमने अन्य भाग भी उसके पढ़े थे, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये हमने पिछली वाली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और सबसे बाहरी कोशिका होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। और कोशिका झिल्ली के बारे में हमने बताया था, कोशिका झिल्ली पादप प्लस जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जंतु कोशिका एक पहला भाग होता है, बाहरी भाग होता है, और पादप कोशिका का एक दूसरा भाग होता है। इससे पहला भाग होता है कोशिका भित्ति, उसके भीतर का भाग होता है कोशिका झिल्ली, मैंने आपको पढ़ा दिया था। और कोशिका झिल्ली इन दोनों में पाई जाती है। आज इसका भाग होगा कोशिका का, जिसे हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो कोशिका द्रव्य है ये दोनों भागों में मिलेगा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इन दोनों में ये मिलता है। ये द्रव के रूप में होता है। देखो, जो पादप कोशिका है, जो जंतु कोशिका है, इस द्रव के रूप में होगा। और यहाँ पर इन दोनों में एक केंद्रक होता है, दोनों में एक बीच में एक केंद्रक होता है। क्या वो जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, इन दोनों में केंद्रक होता है। अगर हम बात करें कोशिका भित्ति सेल वॉल व जो एक केंद्रक है, इसके बीच कोशिका भित्ति व केंद्रक के बीच एक गाढ़ा पारभासी और चिपचिपा ये पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसी के अंदर, इस कोशिका द्रव्य के अंदर अन्य भाग मिलेंगे, अन्य पदार्थ मिलेंगे, जिसे हम बायोलॉजी में बोलते हैं कोशिकांग। उस कोशिकांग के अंतर्गत राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्राद्रव्य जालिका, अन्य पदार्थ हमें मिलते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करें कोशिका द्रव्य की। ये कोशिका द्रव्य जो होता है ये चिपचिपा होता है और ये गाढ़ा पारभासी होता है। पारभासी का मतलब ये है कि अगर हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से या अन्य अगर हम किसी के द्वारा अगर हम देखते हैं इस वाले भाग को जो कोशिका द्रव्य है, तो इसमें प्रकाश की किरण जो है वो पार तो जाती है, मगर कुछ ही किरण पार जाती हैं, कुछ अवशोषित हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, जैसे आप कोई तेल का कागज लोगे, अगर हम उस पर प्रकाश की किरण अगर डालते हैं तो कुछ प्रकाश की किरण तेल के कागज पर अवशोषित हो जाती हैं, कुछ पार निकल जाती हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है घिसा हुआ कांच। कांच पर अगर हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो कुछ उसमें अवशोषित हो जाती है, कुछ बाहर निकल जाती है। उसी का एक ये एग्जाम्पल है जिसका मैंने आपको बताया है, गाढ़ा पारभासी और चिपचिपा। ये चिपचिपा होता है क्योंकि जो पूरी कोशिका होती है ये एक कोशिका द्रव्य से मतलब ये बनी होती है, ताकि इसके जो अन्य पदार्थ हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोशिकांग, वो इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इसमें जो है अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवण, जल आदि, ये सभी जो हमारे पदार्थ हैं ये सब इसमें मिलेंगे, ठीक है। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से ये मिलकर बनता है। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें अनेक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो हमारे अन्य पदार्थ होंगे उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। इसके अलावा यह है गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। इसके अलावा हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा अंतःप्राद्रव्य जालिका, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होगा ये दोनों में पाया जाएगा। जो हमारा अंतःप्राद्रव्य जालिका है ये दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, ये दोनों में पाया जाता है। और ये मिलता कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। जो केंद्रक है ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली पर इस आकृति का बना होगा जो हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं। पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में केंद्रक होता है। केंद्रक भी दोनों में पाया जाएगा, पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, दोनों में अंतःप्राद्रव्य जालिका मिलता है। केंद्रक की बाहरी झिल्ली से ये सटा हुआ रहता है, मतलब उसके पास रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। जो बाहरी झिल्ली होती है, ये जो बाहरी झिल्ली है इससे जो है ये जुड़ा हुआ रहता है और दोनों में ये जुड़ा हुआ रहता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी खोज जो की थी वो की थी पोर्टर ने 1945 ईस्वी में। और इसके अलावा ये लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम अंतःकंकाल कहते हैं। अंतःकंकाल का मतलब मैं आपको समझा दूं, जैसे हम कोई घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें दीवार की ज़रूरत होती है, पिलर की ज़रूरत होती है। उसी के कारण पूरी बिल्डिंग या पूरा घर रुकता है।
जैसे हम अगर अपने शरीर में से अस्थियां निकाल दें तो जो हम मानव चलता है, जो खड़ा रहता है, वो खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारा अंतःकंकाल है वो अस्थियों का बना है। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये कोशिका है, कोशिका को आप सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हो, अन्यथा नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटा भाग है। अब अगर हम जब जंतु कोशिका हो या फिर पादप कोशिका को जब हम देखते हैं तो उसका अंतःकंकाल जो होता है, पूरा जो ढांचा बना होता है ना, वो अंतःप्रद्रव्य जालिका से बना होता है, जो इस पर टिका हुआ होता है, ठीक है। वरना अगर ये अंतःप्रद्रव्य जालिका अगर नहीं होती तो ये टिकती नहीं। जैसे हमारे यहाँ अस्थि अगर ना हो तो जो मानव का शरीर है वो मतलब चल नहीं सकता और खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर आपसे किसी भी एग्जाम में अगर पूछे कि कोशिका का अंतःकंकाल किसे बोलते हैं, तो आप बताओगे अंतःप्रद्रव्य जालिका को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती, मतलब एक तो होती बाहरी और एक होती है मतलब आंतरिक या अंदर की, ठीक है। जैसे ये हमारे पास मैंने एक चित्र बनाया है, तो इसके दो भाग होते, एक ये भाग होता है और एक ये होता है, ठीक है। एक तो होती है इसकी चिकनी, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम स्मूथ, इसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये होती है हमारी रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इसे बोलते हैं हम चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है जिसे बोलते हैं हम एसआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे बोलते हैं रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ER है इसका हम दो भाग बना लेंगे, एक होगा हमारा चिकना, ठीक है, ये, और एक होगा हमारा खुदरा हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका का भाग जो ये वाला है, ठीक है, तो इसमें जो दानेदार भाग मिलेगा, ये दानेदार मतलब यहाँ पर राइबोसोम होता है, राइबोसोम, और जो चिकना वाला भाग है यहाँ पर हमारा बसा होता है, बसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बसा होता है, यहाँ पर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो है बसा के स्थल पाए जाते हैं, इस वाले भाग में बसा के स्थल पाए जाते हैं। बसा यहाँ जो है इकट्ठा होता है, जरूरत पड़ने पर जो है ये सप्लाई करता है, ठीक है। गोल्जी काय जो यहाँ से जो गोल्जी काय है, आगे चल के मैं अगला पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको। गोल्जी काय का काम होता है कोई भी पदार्थ या कोई भी स्रोत किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो वो उससे उठाता है और दूसरों को दे देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का काम करता है, तो गोल्जी काय कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा लेगा, और अगर राइबोसोम को ऊर्जा की जरूरत है तो वो इसे लाके दे देता है, ठीक है। वो अगला पॉइंट है, आगे पढ़ाएंगे। तो ये होता हमारा चिकना भाग और ये होता हमारा खुदरा भाग, जिसे बोलते हैं खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे बोलती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसमें हमारे पास बसा के स्थल होते, बसा यहाँ जमा होता है, यहाँ पर इसमें राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बसा व प्रोटीन का संचरण करता है, मतलब यहाँ पर चलाने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखेंगे कोशिका का एक भाग है राइबोसोम। राइबोसोम पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि अंतःप्रद्रव्य जालिका का एक भाग है खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो एक हिस्से पर जो है राइबोसोम पाया जाता है। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाएगा और ER जो होगा वो दोनों का भाग होगा, तो इसलिए राइबोसोम भी इन दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राइबोसोम की जो खोज की थी पादप में रॉबिन्स व ब्राउन, मतलब पादप में अलग वैज्ञानिक ने की और जंतु में अलग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि खोज जो की थी जंतु में वो जॉर्ज पेलेट ने 1955 में की थी, और पादप में जो खोज की थी रॉबिन्स व ब्राउन दो व्यक्तियों ने मिलकर की थी 1953 में। ये अब इसका जो नामकरण किया था राइबोसोम का जो नामकरण किया था रिचर्ड वी रॉबर्ट्स ने किया था 1958 में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राइबोसोम जो है जब इन दोनों भागों में पाया जाता है तो दोनों पादप कोशिका हो जंतु कोशिका हो, और जो कोशिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका भित्ति और वह केंद्र के बीच का जो भाग है वो कोशिका द्रव्य होता है। इसके अंतर्गत या इसके अंदर जो भी यहाँ पर पदार्थ होंगे उसे हम बोलते हैं सेल की परिभाषा में कोशिकांग। तो कोशिका का सबसे छोटा जो कोशिकांग होगा वो होगा राइबोसोम, वो होगा जी तुम्हारा राइबोसोम होता है सबसे छोटा कोशिकांग। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो होता है राइबोसोम RNA व प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन की बनी होती है, और राइबोसोम का जो कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। प्रोटीन का
निर्माण करता है राइबोसोम। अगर हम बात करें किसी वस्तु की, अगर कोई वस्तु कहीं पर उसका निर्माण होता है तो उसे हम कारखाना बोलते हैं। जहाँ बनती है कोई वस्तु अगर बनेगी तो उसे हम बोलते हैं कारखाना या फैक्ट्री। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो राइबोसोम करता है। तो इसलिए पूरी कोशिका, जंतु हो या पादप हो, दोनों कोशिका का अगर हम बात करें कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का जो कारखाना कहते हैं वो हम राइबोसोम को कहते हैं। अगर हमसे किसी भी एग्जाम में अगर पूछ ले कि कोशिका की फैक्ट्री, कारखाना, तो वो राइबोसोम का हम कहते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। अब हम बात करें यहाँ भी हमारी जो सेल है, जो हमारी कोशिका है, इसमें दो भाग होते हैं, एक होता प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। तो प्रोकैरियोटिक में 70S पाए जाते हैं राइबोसोम, यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। S मतलब ये है कि राइबोसोम की एक ही यूनिट है। जैसे सजीव जगत की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका में एक भाग है राइबोसोम। राइबोसोम की एक इकाई है जिसे बोलते हैं एस, जिसे बोलते हैं स्वेडवर्ग इकाई या अपसाधन गुणांक। तो राइबोसोम के बारे में आपने पढ़ा कि जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम का जो कार्य होता है वास्तविक रूप से वो प्रोटीन निर्माण करने का होता है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम, जिसे कहते हैं लेनकाय। इसकी खोज जो की थी वो डी ड्यूवे ने 1955 में की और बताया कि पादप कोशिका व जंतु कोशिका का एक भाग हो रहा है जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। और इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1974 में। और इन दोनों में जो ये पाई जाती है सूक्ष्म गोल और वह एक ही झिल्ली की एक थैली होती है, और इसे ही हम आत्मघाती थैली या हम कह सकते हैं एटम बम। वो इसलिए क्योंकि इस कोशिकांग के अंदर कोई सा भी भाग हो, कोई सा भी पदार्थ हो जो हानि पहुंचाता है या जो कमजोर पड़ जाता है, वो उसे जो है ये लाइसोसोम नष्ट कर देता है अपने एंजाइम के माध्यम से। हम बात करेंगे कि इसका जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय व अंतःप्रद्रव्य जालिका के माध्यम से इसका निर्माण होता है। यहाँ पर यह बाहरी रोगाणु जो होते हैं, जो जैसे विषाणु, जीवाणु, जो हम पानी के माध्यम से किसी प्रकार से जो हमारे शरीर में जाता है, बैक्टीरिया या हम कह सकते हैं विषाणु, उन्हें जो है ये नष्ट करती है अपनी आत्मघाती थैली में। उन्हें जो है यहाँ पर लाती है और अपनी थैली में नष्ट कर देती है अपने एंजाइम के माध्यम से। हम बात करेंगे इसमें जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं या हम कहते हैं इसमें होते हैं। तो ये एंजाइम होते हैं हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोजेज। ये एंजाइम होते हैं, इनका कार्य होता है जो हानिकारक पदार्थ होते हैं या जो कोशिका को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें जो है अपने एंजाइम के माध्यम से अपनी थैली में नष्ट कर देती है। स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसीलिए जो आरबीसी है उसका जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। तो इसलिए जो है आरबीसी की आत्मघाती की थैली जो होती है वो लीवर या प्लीहा होती है, आपने देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि जब आरबीसी की मृत्यु होती है तो वो प्लीहा व लीवर में होती है। अब यहाँ पर जब केंद्रक ही नहीं होगा, और केंद्रक का भाग क्या है? लाइसोसोम। तो जब केंद्रक नहीं होगा तो लाइसोसोम नहीं होगा। तो इसीलिए स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो लीवर व प्लीहा में होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कोशिका का एक भाग है गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज जो की थी वो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी और इन्हीं के नाम पर गोल्जी काय रखा गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि कोशिकांग कई प्रकार के होते हैं यहाँ कोशिका के अंदर। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे हमारे पास लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इनका काम अलग अलग होता है। किसी भी कोशिकांग से दूसरे कोशिकांग को कोई सा भी पदार्थ देने के लिए जिम्मेदार है वो गोल्जी काय है, इसलिए हम यातायात प्रबंधक कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो ऊर्जा की जरूरत सबको पड़ती है, तो ऊर्जा वहां से लेगा और राइबोसोम को, केंद्रक को, लाइसोसोम को ऊर्जा देगा। तो ये देने का जो कार्य होता है, लेन देन का जो कार्य होता है वो गोल्जी काय का होता है और इसलिए हम इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। गोल्जी काय के माध्यम से ही कोशिका भित्ति व लाइसोसोम का निर्माण होता है और पौधों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। इसके द्वारा हार्मोन का उत्पादन होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण इसके द्वारा ही होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण होगा वो इसके द्वारा होगा। कार्बोहाइड्रेट जो है एक ऊर्जा का घटक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। शुक्राणु जो मनुष्य में पाए जाते हैं, शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण जो होता है वो गोल्जी काय के ही द्वारा
होता है। अब हम कोशिका का एक भाग पढ़ते हैं, तारकाय, जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो जो ये तारकाय है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और इससे पहले हमने कोशिका के अन्य भाग पढ़ लिए थे, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और ये होता है साइटोप्लाज्म, या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, ये हमने सभी भाग पढ़ लिए थे और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सेंट्रोसोम मतलब तारकाय जो है ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाएगी, और इसके अलावा जो हमने गोल्गी काय पढ़ा था, अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ा था, कोशिका द्रव्य पढ़ा था, लाइसोसोम, राइबोसोम और कोशिका झिल्ली, ये सब में पाए जाते हैं। और कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो केवल पादप कोशिका में, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में। अब समझो इसका कार्य क्या होता है। इसकी जो खोज की थी वो बोवेरी ने 1888 में की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जब कोशिका का विभाजन होता है, एक कोशिका से जब अन्य कोशिका का निर्माण होगा या विभाजन होगा तो उसमें मदद करता है, उसमें सहायता करता है उसकी। तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग मदद करता है, तारकाय। और यह बेलन जैसी दिखती है और केंद्रक के पास होती है। जो ये केंद्रक है जंतु कोशिका में तो इसके पास होती है, ठीक है, और बेलन जैसी ये दिखती है। तो ये होता तारकाय का कार्य, कि तारकाय का क्या का कार्य होता है जंतु कोशिका में। हम बात करें, एक होता हमारा रसधानी या हम बोलते हैं रिक्तिका, जिसे बोलते हैं वैक्यूलस। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो होगा रसधानी ये दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिका और वह जंतु कोशिका दोनों में पाई जाएगी। अब हम देखते हैं इसकी खोज जो की थी वो स्प्लेन जोनी ने की थी। तो भाई इसके सन का कोई अभी यहाँ डेट नहीं मिली है, फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो खोज की गई थी वो स्प्लेन जोनी ने की थी। यह एकल झिल्ली की बनी होती जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना कि कोशिका रस इसी को कहते हैं। कोशिका रस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मानव का हो या कोई सजीव जगत हो या कोशिका हो, आप कुछ भी मान सकते हो, उसमें जो पानी है मतलब जो जल है वो इसी में रहता है, रसधानी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मानव शरीर में 65-70% तक जल पाया जाता है। तो प्रत्येक कोशिका में एक रसधानी होती, उसमें जल उपस्थित होता। मान लो हम पानी अगर नहीं पीते 2 दिन तक या 3 दिन तक, तो उसकी जगह कार्य यही करता है, पानी देता है हमारे शरीर को। ठीक है, और आपने देखा भी होगा, अगर हमने आज पानी पी लिया है, अगर हम 2 दिन तक अगर पानी नहीं पीते, उसके बाद भी अगर हम कठिन कार्य करते हैं, मेहनत का कार्य करते हैं, तो हमारे शरीर में से मतलब पसीना निकलता है या मूत्र के माध्यम से पानी निकलता है। तो यही कारण है। और धीरे धीरे जब पानी खत्म हो जाता है तो फिर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए कोशिका रस, कोशिका का जो कहते हैं, तो कोशिका का कोशिका रस जो है वो रसधानी को कहते हैं। और यह है अर्धपारगम्य होती है। इसमें कुछ ही पदार्थ अंदर जा सकते हैं, कुछ ही पदार्थ बाहर आ सकते हैं, ये नहीं कि सभी पदार्थ चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिका में बड़ी होती है। पादप कोशिका में निर्जीव और जंतु कोशिका में ये सजीव होती है। जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य करती है और पादप कोशिका में एक कठोरता, जो पादप कोशिका होती है उसकी कठोरता लाती है, और जंतु कोशिका में केवल जल संतुलन का कार्य करती है। तो ये हमने कुछ आज इसके पॉइंट पढ़े। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।